चलिए शो की शुरुआत करते हैं और लार्ज कैप फंड्स में अब क्या कमाई के मौके आ गए हैं। जिस तरह से हमें बाजार में रैली दिखाई दी उसके बदौलत क्या ऐसे कहा जा सकता है कि जो एक्टिव लार्ज कैप फंड है और जो फंड मैनेजर्स की रणनीति है इनको लेकर अब उस पर एक बार फिर से बाहर आने वाली है। इस पूरे मामले को समझते हैं। हमारे साथ नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्डम, जुड़ गए हैं। नीरव, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो क्लियरली कहीं ना कहीं फंड मैनेजर्स लार्ज कैप फंड में कमाई करके देने में असफल दिखाई दे रहे थे और इसी की बदौलत हमने देखा कि बहुत सारे एएमसीज ने पैसिव लार्ज कैप फंड्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। इंडेक्स बेस्ड रणनीति जो है वो अपनाने के लिए उस दिशा में एएमसीज निकल गई थी। निवेशकों का रुझान भी हमने इस ओर बढ़ते हुए देखा। लेकिन अब जिस तरह से हमें एक ब्रॉड बेस्ड रैली बाजार में दिखाई दे रही है और जिस तरह से जब भी बाजार में इस तरह की ब्रॉड बेस्ड रैली होती है तो अभी तो फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप हमें आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूएशंस है फिलहाल लार्ज कैप में काफ़ी कंफर्टेबल नीरव दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे कहा जा सकता है कि जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं अब यहाँ पर चाल बदलती हुई दिखाई दे रही है? जो मुनाफा इतने समय तक नहीं आता हुआ दिखाई दिया है निवेशकों को, अब इस कहानी में थोड़ा बदलाव होगा। ओवरऑल आपको लार्ज कैप फंड्स की चाल कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? तो जैसे कि आपने एकदम सही कहा कि मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड रैली आ रही है और जब भी ऐसी ब्रॉड बेस्ड रैली होती है तभी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाती है। वर्सेस इंडेक्स वर्सेस बेंचमार्क अगर कंपेयर किया जाए तो काफी लार्ज एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स पिछले 6 से 12 महीनों में काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाई है। और साथ ही साथ ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये क्यों हुई है। सो चाल तो बदल रही है और ये जो बाजार का अभी जो एनवायरनमेंट है, जो जिस हिसाब से ब्रॉड रैली आ रहा है, वो काफ़ी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स के फेवर में ही चल रही है। बट इसकी कुछ वजह है कि ये क्यों ऐसे चल रही है और ये क्यों सस्टेन करेगी आगे जाके भी, एटलीस्ट कुछ समय और तक। सो आप पहले आपको तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमने एक नैरो रैली देखी थी, वो किस वजह से हुई थी? वो प्राइमरीली हुई थी एक्सेसिव लिक्विडिटी के कारण। जब बाजार में बहुत सारा पैसा हो जाता है, जब एक्सेसिव लिक्विडिटी हो जाती है, तब ऐसा हो गया था कि काफ़ी ऐसे सिलेक्ट पॉकेट्स में, काफ़ी सिलेक्ट स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे और एक कंटीन्यूअस बेसिस पे, सस्टेन्ड बेसिस पे हो रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुई, तो काफ़ी ऐसे जो स्टॉक्स थे, जो इंडेक्स पर हेवी वेट स्टॉक्स जिन्हें माना जाता है, जिनका इंडेक्स में वेटेज काफ़ी हाई होती है, इन स्टॉक्स में काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आई थी और इन्हीं स्टॉक्स की बढ़ोतरी के कारण ओवरऑल इंडेक्स में भी हमें एक अच्छा-सा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था। बट दिस हैपेंड ओनली बिकॉज़ ऑफ द नैरो रैली। आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स ब्रॉड बेस्ड रैली के समय में क्यों अच्छे परफॉर्म करते हैं? क्योंकि जब ऐसी नैरो रैली होती है और हेवी वेट्स परफॉर्म करते हैं, उसके टोटल ऑपोज़िट सिचुएशन होती है जब भी एक ब्रॉड बेस्ड रैली होती है। और एक ब्रॉड बेस्ड रैली में एक सबसे एक फंड मैनेजर का सबसे अच्छा मित्र या सबसे अच्छा दोस्त होता है उसकी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। और ये जितनी अच्छी उनकी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है, उतना ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस दिखाई पड़ती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक ज़माना था जहाँ पर अदानी के काफ़ी स्टॉक्स, उदाहरण रूप में कह रहा हूँ कि अदानी के काफ़ी स्टॉक्स जो थे काफ़ी तेज़ी में चल रहे थे और इसके वजह से उनका थोड़ा बहुत इंडेक्स में वेटेज के कारण इंडेक्स में भी बीच-बीच में उछाल नज़र आ रहा था। पर ये रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है, एक रिपोर्ट वगैरह आई थी और उसके बाद काफ़ी मंदी सी छा गई थी काफ़ी अदानी स्टॉक्स पर और उसी के कारण काफ़ी इंडाइसेस में थोड़ी बहुत वीकनेस भी नज़र आने लगी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव थे ऐसे कुछ-कुछ सिचुएशंस को लेकर। बट सेम टाइम पर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स की कोई तरह से एक्सपोज़र कुछ खास थी नहीं इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। तो पहले जब इंडेक्स तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहा था, तभी इन्होंने नहीं किया और जब अदानी स्टॉक्स में थोड़ी-सी मंदी आई, तभी ये लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाए क्योंकि ये जो मंदी है, ये इनके पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आई। तो जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ब्रॉड बेस्ड रैली में स्टॉक सिलेक्शन इज़ द बिगेस्ट वेपन, या फिर अगर एक तरीके से देखा जाए एक फंड मैनेजर का सबसे बड़ा शस्त्र होता है परफॉर्मेंस ड्राइव करने के लिए।
अब अभी आपने जो स्टॉक बेस्ड बातें हाईलाइट की हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो कौन से ऐसे लार्ज कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपनी रणनीति बदली है, जहां पर आपको स्टॉक एक्सपोजर्स के लिहाज से बदलाव दिखा है और इस तरह का बदलाव है जो अब रैली में पार्टिसिपेट करेंगे और निवेशकों को मुनाफा भी आने वाली तिमाहियों में दिखाई देगा अपने फंड में? फंड्स के नाम लेकर बताइए। तो इन ऐसे हम फिसडम हम खुद का एक म्यूचुअल फंड रेटिंग सिस्टम चलाते हैं, तो हमारे रेटिंग के अनुसार फिसडम म्यूचुअल फंड रेटिंग के अनुसार टॉप रेटेड जो फंड्स है वो है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड। इसके साथ ही साथ थोड़े एग्रेसिवली स्टॉक सिलेक्शन को प्ले करते हुए नेक्स्ट इन लाइन है निपॉन लार्ज कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये जो 4 फंड है ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स के स्पेस में। तो इन फंड्स में से कौन-कौन से फंड के नाम होंगे जो आप बताएंगे? मेरे ख्याल से आपने एक लिस्ट भेजी है जहां पर बेस्ट एक्टिव लार्ज कैप फंड्स। हाँ जी, सबसे पहले मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, उसके बाद आता है निपॉन लार्ज कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। ऑल राइट नीरव, यहाँ पे लगता है कि आपकी टीम ने कोई जानकारी हमें नहीं दी है, इसीलिए हमने भी खुद अपनी रिसर्च करके काफ़ी कुछ बनाया है और दर्शकों को यही समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस तरह की चाल में जो तब्दीली होती है उसके तहत किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल ना करें। बहुत ज़रूरी है कि आप एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपने पोर्टफोलियो को जो दें और उसी के मुताबिक आप एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में अलॉट करें। लेकिन जब भी बात होती है लार्ज कैप की, अधिकतर लोग जो है डाइवर्सिफिकेशन के लिए नीरव फ्लेक्सी कैप्स जैसे फंड्स लेते हैं और मल्टी कैप जैसे फंड्स लेते हैं। अधिकतर फ्लेक्सी कैप्स हम देखते हैं कि वो लार्ज कैप डोमिनेटेड होते हैं और ऐसे में अगर किसी के पास एक प्योर लार्ज कैप फंड हो या मान लीजिए कोई इंडेक्स बेस्ड लार्ज कैप ही एक्सपोजर उनके पास है पोर्टफोलियो में और ऐसे में वो फ्लेक्सी कैप भी रखना चाहते हैं जो कि लार्ज कैप डोमिनेटेड है, क्या इस पूरी कैटेगरी में और मार्केट कैप की कैटेगरी में एक ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस नहीं बनता? बिल्कुल, आज के समय में जैसे कि आपने सही कहा, काफ़ी ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेशन रखते हैं और हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप फंड हो पोर्टफोलियो में और आप इंक्रीमेंटली एक लार्ज कैप फंड ऐड करते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप फंड हो और आप इंक्रीमेंटली फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करते हो सकता है कि इनमें ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी इंक्रीमेंटल फंड आप ऐड करते हैं तो एट अ स्टॉक लेवल आपको देखना है क्या वो एडिक्वेटली डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है। जब बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती है तब एडिशनल फंड डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओवरलैप अगर बहुत ही कम है तो एक केस बन जाते हैं जहां पर आपने सजेस्ट किया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन की केस बन सकती है, बट यहाँ पर ज्यादातर केस होती है एक हाई ओवरलैप की केस हो जाती है जहां पर आपको अंडर टू लेस देन एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट्स प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो काफी हद तक ओवरलैप कर जाती है और आप जो डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने की कोशिश करें आपको उस लेवल तक की डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगी। नीरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमको जानकारी दी। चलिए, इसी के साथ अब अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार दर्शकों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। विश्वजीत पराशर हमारे साथ जुड़ेंगे जो करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस बीच अगर आप हमारा शो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो अपना सवाल आप हमें यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि यूट्यूब पर अगर अपना सवाल भेज रहे हैं तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में भेजो और अगर नंबर साझा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना सवाल भी हमें भेज सकते हैं। इस वक्त भी हम लाइव दर्शकों के सवाल शो में शामिल करेंगे, तो अगर शो के दौरान आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। रुकती हुई ब्रेक के लिए